नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्विक एंड टेल के यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे द्वारा उत्तराखंड स्पेशल के लिए एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमारे द्वारा लगभग अभी 7 से 8 टॉपिक करवा दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों आज से हम आपके लिए लेके आए हैं जिला सीरीज के एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप किसी भी बुक से सब्जेक्ट किसी एक विशेष जिले को उठाकर पढ़ते हैं और उसके बाद हमारी इस सीरीज से एमसीक्यू लगाते हैं तो आपकी एक बेहतरी तैयारी हो पाएगी। और जिला सीरीज का दोस्तों अपने आप में एक बड़ा फायदा है। अगर आप जिला सीरीज के जितने एमसीक्यू लगाते हैं आपका नॉलेज जो है उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। तो दोस्तों आज की जिला सीरीज में आज हम कर रहे हैं चमोली जिले से स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है चमोली जिला, जिससे हम आपको एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू करवा रहे हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि लास्ट में आपको पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करे गए हैं जो कि मोस्टली रिपीटेड पीवाईक्यू है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चमोली जनपद का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गोथल, ऑप्शन नंबर बी है लालसांगा, ऑप्शन नंबर सी है योशी, ऑप्शन नंबर डी है पुनाड़। तो दोस्तों चमोली जनपद का प्राचीन नाम है लालसांगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पुनाड़ रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है और योशीमठ जोशीमठ को कहा जाता है, यानी कि आज का ज्योतिर्मठ। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोथला या गोस्थल है। और दोस्तों गंधमादन पर्वत जो है बद्रीनाथ में स्थित है और इस गंधमादन पर्वत को कश्यप ऋषि की कर्मस्थली कहा जाता है। और दोस्तों थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कार्तिकेयपुर यानी कि जोशीमठ कत्यूरू की राजधानी थी। तो दोस्तों आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कत्यूरू की राजधानी कार्तिकेयपुर वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है या किस स्थान पर है, तो आपको याद रखना है जोशीमठ। और आपको ये भी याद रखना है कि कश्यप ऋषि की कर्मस्थली किस स्थान को कहा जाता है, वो है गंधमादन। और गंधमादन कहाँ है? बद्रीनाथ, यानी कि बद्रीनाथ चमोली के पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। सूची फर्स्ट में जो है दोस्तों शिखर दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनकी ऊंचाइयां दी गई हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगा सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट इनकी ऊंचाई बता देती हूँ। नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई जो है आपको दोस्तों 8,717 मीटर है, जो कि सूची सेकंड के दूसरे विकल्प में दिया गया है। और दोस्तों कामेट की लंबाई जो है 7,756 मीटर है, यानी कि आपको इस प्रकार याद रखना है कि 77-56 करके आपको इसको याद रखना है। इससे जो है इजी हो जाता है। और दोस्तों ये दिया है सूची सेकंड के फर्स्ट विकल्प में। और दोस्तों नीलकंठ की लंबाई है 6,597 मीटर। और दोस्तों हाथी पर्वत की ऊंचाई है 6,727 मीटर, यानी कि दोस्तों आपको याद रखना है कि नंदा देवी की ऊंचाई है 78-17 और कामेट की है 77-56 और नीलकंठ की है 65-97 और हाथी पर्वत की है 67-37। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछे जाते हैं। और नंदा देवी की हाइट तो नंदा देवी और कामेट की हाइट बहुत बार पूछ चुका है। तो अब आयोग जो है आपको नए क्वेश्चन बनाएगा, तो आपको उसके साथ और भी याद रखने हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है माणा की ऊंचाई जो है 7,272 मीटर, यानी कि 72 आपको याद रखना है। और दोस्तों बद्रीनाथ की जो है 7,140 मीटर, यानी कि आपको रखना है 7140 याद। इससे जो है आप अगर किसी बड़ी संख्या को तोड़ के याद रखते हैं तो वो आपको लंबे समय तक याद होती है। और दोस्तों गंधमादन जो है 6,984 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों गंधमादन आपको मैंने अभी बताया था, गंधमादन चमोली में स्थित है और ये जो है कश्यप ऋषि की तपस्थली है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। कथन ए है नंदप्रयाग की नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। कारण आर है किंवदंती के अनुसार इस नदी के जल का धार्मिक प्रयोग वर्जित है। ऑप्शन नंबर ए है कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कैसे हल करने हैं। और ये आयोग का नया पैटर्न भी है और यूपीएससी और बड़े एग्जाम्स का ये पैटर्न तो खैर दोस्तों पहले से ही रहा है और अब जो है आयोग भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बना रहे हैं।
तो आपको इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है कि नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि किंवदंती के अनुसार इस नदी के जल का धार्मिक प्रयोग वर्जित है। तो दोस्तों आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि कथन भी सही है और कथन की व्याख्या जो है कारण एकदम सटीक कर रहा है, यानी कि इसमें कारण भी बता रहा है कि नंदाकिनी नदी का जल जो है धार्मिक कार्यों में प्रयोग लाना वर्जित है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने आपको चमोली के प्रमुख ताल दिए हैं, जिसमें पहला है सतोपंथ यानी कि क्षीर सागर। सतोपंथ को क्षीर सागर भी कहा जाता है और आपको पता ही होगा यहाँ से अलकनंदा का भी उद्गम होता है। और दोस्तों दूसरा है दार्मी ताल। दार्मी ताल जो है निजमुल्ला घाटी में स्थित है, यानी कि चमोली में स्थित है। और दोस्तों उसके अलावा चमोली में ताल है लिंगा ताल, आछिरी ताल जो कि फूलों की घाटी में है, और काकभुसंडी ताल, विराई ताल, सूख ताल, झल ताल इत्यादि जो है चमोली में स्थित प्रमुख ताल है। आपको याद रखना है, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवा देती हूँ। सतोपंथ ताल, दार्मी ताल, लिंगा ताल, आछरी ताल, काकभुसंडी ताल, विराई ताल, सूख ताल और झल ताल। दोस्तों जितनी बार हम किसी चीज को सुनते हैं उतनी ही जल्दी हमारे दिमाग में वो चीज जो है छप जाती है, इसलिए ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन आराम से पढ़ रही हूँ तो आप 2 की स्पीड में इसे सुन सकते हैं या इस सीरीज को क्वेश्चन लगा सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, चिपको आंदोलन की शुरुआत गौरा देवी के नेतृत्व में किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1972, ऑप्शन नंबर बी है 1974, ऑप्शन नंबर सी है 1986, ऑप्शन नंबर डी है 1987। तो दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1974 में हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? गौरा देवी के द्वारा हुई थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसी से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट में है चमोली में रैणी गांव जो है तोलचा जनजाति का था और वहीं पर एक 23 वर्षीय विधवा महिला गौरा देवी थी। जब जंगलों में कटान होने लगा तो गौरा देवी ने उस समय रैणी गांव में वृक्षों से चिपककर हजारों कटान के लिए चयनित वृक्षों को कटने से बचाया था। और दोस्तों रैणी गांव जो है भोटिया की उप जनजाति यानी कि तोलछा जनजाति का ये गांव है। यहाँ पे तोलछा जनजाति के लोग निवास करते हैं। और दोस्तों कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गौरा देवी का संबंध किस जनजाति से है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन जो है काफी बेसिक हो गए हैं कि रैणी गांव कहाँ है और गौरा देवी कौन है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गौरा देवी किस जनजाति से संबंधित है, तो आपको याद रखना है तोलछा जनजाति जो कि भोटिया जनजाति की उप जनजाति है। और दोस्तों चिपको आंदोलन के लिए गौरा देवी को 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों 2016 में गौरा देवी को उत्तराखंड गौरव रत्न भी दिया गया है, जो कि मरणोपरांत दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। और गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था? 1986 में। और गौरा देवी को उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान कब दिया गया है? तो 2016 में। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि अभी हाल फिलहाल में गौरा देवी के नाम पर डाक टिकट जारी किया है, वह कितने रुपए का है और वो कब जारी किया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है द चिपको मोमेंट ए पीपल हिस्ट्री पुस्तक शेखर पाठक द्वारा लिखी गई है। दूसरा कथन है दोस्तों चिपको आंदोलन के लिए गौरा देवी को 1986 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी है दोनों गलत है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सही है। दोस्तों मोस्ट रिपीटेड PYQ में है द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है शेखर पाठक। और चिपको आंदोलन के लिए गौरा देवी को इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था? 1986 में। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1974 में। और वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था? 1986 में। और उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान कब दिया गया है? 2016 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए, जिससे हमें जो है और प्रोत्साहन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, चमोली में स्थित रूप कुंड
कंकाली ताल की खोज 1942 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है स्वामी प्रणवानंद, ऑप्शन नंबर बी है R.O. माधवन, ऑप्शन नंबर सी है चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर डी है जिम कॉर्बेट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि रूपकुंड कंकाली ताल की खोज किसने की थी? R.O. माधवन द्वारा 1942 में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मिलान करें, यानी कि दोस्तों चमोली के जो कुंड हैं उनकी विशेषताएं, एक तरफ कुंड दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दी गई हैं। आपको इनका मिलान करना है। मैं आपको डायरेक्ट इनका मिलान कर देती हूँ। भापकुंड जो है दोस्तों तपोवन में एक गर्म जल कुंड है जो कि चमोली में स्थित है। और दोस्तों वैतरणी कुंड मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है। ये जो है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। वैतरणी कुंड जो है मूर्ति रहित मंदिरों का एक समूह है। और दोस्तों तृप्त कुंड जो है बद्रीनाथ के पास स्थित है। आपको याद रखना है तृप्त कुंड कहाँ है, सूर्य कुंड कहाँ है। और दोस्तों मानुषी कुंड जो है ब्राशिला के पास स्थित है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, इसके अलावा चमोली में जो प्रमुख कुंड है, एक है त्रिकोण कुंड, दूसरा है नारद कुंड और तीसरा है सतपथ कुंड। क्वेश्चन नंबर 8 है मैती आंदोलन 1995 के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी है कल्याण सिंह रावत, ऑप्शन नंबर सी है गोविंद सिंह रावत, ऑप्शन नंबर डी है चंडी प्रसाद भट्ट। तो दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रवर्तक जो थे वो कल्याण सिंह रावत थे और इन्होंने ये आंदोलन कब शुरू किया था? 1995 में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो है बी इसका सटीक आंसर होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों 1974 में कल्याण सिंह रावत ने हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की थी, जो कि मैती आंदोलन को एक मूर्त आधार दिलाने में इसने विशेष भूमिका निभाई थी। और दोस्तों मैती आंदोलन के प्रवर्तक जो है कल्याण सिंह रावत है। और दोस्तों मैती आंदोलन की शुरुआत जो है ग्वालधाम चमोली से की गई थी। जो भी मैं फैक्ट आपको लिखा रही हूँ या बता रही हूँ आपको ये नोट करने हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कथन ए है रमण उत्सव में पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता है। कारण आर है यह पूर्णतः एक नृत्य नाटिका है जिसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप समझिए कैसे। कथन ए में दिया है रमण उत्सव में पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता है। कारण दे रहा है कारण आर है। कारण आर की जगह आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि यह पूर्णतः एक नृत्य नाटिका है जिसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो मुखौटे तो दोस्तों इसमें एडिशनल हो गया, पर कारण आर जो है इसकी सटीक व्याख्या करता है क्योंकि यह एक पूर्णतः नृत्य नाटिका है। ये इसका कारण जो है सही बता रहा है कि इसमें बीच में पात्रों के बीच कोई भी संवाद नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है एक नृत्य नाटिका है। यानी कि इसमें केवल नृत्य किया जाता है और आपसी संवाद इसमें इनके बीच में कुछ भी नहीं होता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों रमण से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट में है रमण में 2 प्रकार के मुखौटे के रूप होते हैं। यानी कि 2 प्रकार के मुखौटे इसमें होते हैं। देवपात्रम जो है देवताओं से संबंधित है और खलियारी जो है मनोरंजन से संबंधित है। और दोस्तों कुरु जोगी ये कई बार पूछा जाता है। कुरु जोगी जो है इसमें हास्य नृत्य है, जिसमें जो है कुरु जोगी जो है अपने ऊपर चिपके हुए जो वो रहता है एक प्रकार की घास रहती है दोस्तों, जिसे वो लोट कर लोगों पर चिपकाता है। और ये जो है एक हास्य नृत्य कुरु जोगी द्वारा किया जाता है। और बन्य बनियान जो है इसमें जो है तिब्बती व्यापारी दंपति हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है रमण उत्सव को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए है 2 अक्टूबर 2009, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 2016, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 2009, ऑप्शन नंबर डी है 5 जून 2010। तो दोस्तों रमण को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल जो है 2 अक्टूबर 2009 में किया गया था। और दोस्तों ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि रमण को विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को रमण को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में घोषित किया गया था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो काफी बार पूछ लिया गया है कि रमण को किस वर्ष इसमें मतलब शामिल किया गया है
और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। अब जो है आपको ये भी याद रखना है कि यूनेस्को द्वारा रमण को विश्व की अमृत सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करवाने का श्रेय जो है वो कुशाल सिंह भंडारी को जाता है। आपको याद रखना है कि कुशाल सिंह भंडारी जो है रमण को यूनेस्को में की सूची में स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और दोस्तों 2016 में जो है गणतंत्र दिवस की झांकी की थीम रमण उत्सव पे रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है सूची फर्स्ट जिसमें बुग्याल दिए गए हैं को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची सेकंड में आपको स्थान दिए गए हैं। मैं आपको डायरेक्ट ये मिलान कर देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर पहले ही लगा सकते हैं। वेदिनी बुग्याल रूपकुंड के पास सबसे बड़ा जो है राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल जो है वो वेदिनी बुग्याल है। और दोस्तों गुरशो जो है हाथी पर्वत की ढाल पर स्थित ये बुग्याल है। और दोस्तों लक्ष्मी वन जो है माणा के ऊपर है, जहाँ के आसपास जो है एक वसुंधरा प्रपात भी स्थित है। और दोस्तों चौफिट बुग्याल कहाँ है, वो मलारी के पास स्थित है। कई बार दोस्तों मतलब जिला ना पूछ के आपको कोई क्षेत्र विशेष दिया जाता है, तो आपको याद रखना है ये भी। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है केला बुग्याल जो है बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल स्थित है, तो आपको याद रखना है कि केला बुग्याल है। और जलीसेरा बुग्याल जो है तपोवन में स्थित है। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्रकांटा, क्वारी और चौमासी बुग्याल भी कहाँ है, चमोली में ही स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बागची बुग्याल के बारे में सत्य कथन का चुनाव करें। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ चाय का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर सी है यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ कंकाल पाए जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों बागची बुग्याल से जो है हिमालय का भव्य दर्शन होता है। ये भी दोस्तों कई बार पूछा जाता है, तो आपको इसका आंसर भी याद रखना है। और दोस्तों ओली जो है विश्व का सुंदरतम ढाल वाला स्काइडिंग केंद्र है। आपको याद रखना है कि ओली बुग्याल कहाँ पर है या ओली स्काइडिंग केंद्र कहाँ है, तो आपको याद रखना है चमोली में। और ये एशिया का सबसे सुंदर ढाल वाला स्काइडिंग केंद्र है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चमोली का कौन सा गाँव देश के प्रथम गाँव के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दारमा। ऑप्शन नंबर बी है माणा गांव। ऑप्शन नंबर सी है नीति गांव। ऑप्शन नंबर डी है घेश गांव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। यानी कि माणा को जो है देश का प्रथम गांव के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के समय सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा माणा में की थी, माणा या प्राणा गांव में की थी। और दोस्तों सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीलकंठ चोटी जो है माणा में स्थित है। और दोस्तों नीलकंठ चोटी को गढ़वाल की रानी भी कहा जाता है। आपको ये पॉइंट जो है नोट करना है, क्योंकि इजीली ये पॉइंट कहीं देखने को नहीं मिलता है। मैंने आपके लिए स्पेशल जो है इस प्रकार के क्वेश्चन ढूंढ के लेके आ रही हूँ, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। और दोस्तों माणा गाँव जो है मार्चा भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन अवकाश है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कथन ए है ओली में एशिया का सबसे लंबा और ऊंचा रोपवे स्थित है। कारण आर है इसकी लंबाई जो है 4.15 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। यानी कि कथन भी सही है और कथन की व्याख्या कारण भी सही कर रहा है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ, ओली में एशिया का सबसे लंबा और ऊंचा रोपवे है, क्योंकि इसकी लंबाई जो है 4.15 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि एशिया में अभी तक इतना लंबा रोपवे नहीं बना है, तो इसलिए कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं और इसका आंसर लगा सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही बता देती हूँ। गोपीनाथ मंदिर जो है दोस्तों गोपेश्वर में स्थित है और गोपेश्वर जो है चमोली में स्थित है। आपको ये बेसिक क्वेश्चन याद रखने हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है बेसिक क्वेश्चन काफी बार गलत हो जाते हैं। और दोस्तों नरसिंह मंदिर जो है
जोशीमठ में स्थित है, जिसकी स्थापना जो है आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। और दोस्तों उफराई देवी मंदिर जो है नौटे गांव में स्थित है और वृद्ध बद्री जोशीमठ के पास स्थित है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, वैरास कुंड में रावण की पूजा की जाती है। आपको विशेष याद रखना है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रावण की पूजा किस स्थान पे की जाती है, तो आपको याद रखना है वैरास कुंड। और दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुसुईया माता मंदिर और अत्रि मुनि आश्रम भी चमोली में स्थित है। आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुसुईया माता का मंदिर कहाँ है, आपको याद रखना चमोली में है। और अत्रि मुनि आश्रम कहाँ है, वो भी चमोली में है। और दोस्तों फ्योला नारायण मंदिर जो है चमोली में स्थित है। और फ्योला नारायण मंदिर की एक विशेषता है कि यहाँ पर एक पुजारी और एक पुजारन की नियुक्ति की जाती है। यानी कि यहाँ एक पुजारी भी होता है और पुजारिन भी होती है। अमूमन ये देखा जाता है कि मंदिर में केवल पुजारी ही होता है, पर आपको याद रखना है कि फ्योला नारायण मंदिर में पुजारी के साथ पुजारिन भी नियुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, पातर नचनिया यह नचौनिया स्थान का संबंध किस प्रसिद्ध यात्रा से है? ऑप्शन नंबर ए है कैलाश मानसरोवर यात्रा, ऑप्शन नंबर बी है नंदाराज जात यात्रा, ऑप्शन नंबर सी है बद्रीनाथ यात्रा, ऑप्शन नंबर डी है मैती आंदोलन। तो पता नहीं कैसा ही दिया है, पर फिर भी इसका आंसर जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। यानी कि पातर नौचौनिया जगह नंदा राज जात यात्रा का एक पड़ाव है। यहाँ से जो है दोस्तों इसकी मुख्य विशेषता है कि इसके बाद महिलाओं का आगे यात्रा में शामिल नहीं होती है। यानी कि जो भी महिलाएं नंद राज यात्रा में जाती हैं, पातर नौचौनिया के बाद महिलाएं वहीं से ही घर लौट आती हैं। और दोस्तों बाणगांव जो है, बाणगांव से नंदा देवी का भार वाहक देवता लाटू देवता यात्रा में शामिल होता है। और दोस्तों थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नंद केसरी जो स्थान है कुमाऊं के लोग अपने अपने कुल देवताओं के साथ इस स्थान पर आकर नंदा देवी राज यात्रा में शामिल होते हैं। तो दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने लिखाए हैं या आपको बताए हैं, आपको याद रखना है कि महिलाएं किस स्थान के बाद आगे नहीं जाती हैं। तो आपको याद रखना है पातर नौचौनिया। और दोस्तों लाटू देवता यात्रा में कहाँ से शामिल होते हैं, तो बाणगांव जो है इस यात्रा का अंतिम गांव भी है। और दोस्तों नंद केसरी से कुमाऊं के लोग अपने अपने कुल देवताओं के साथ नंदा देवी राज यात्रा में शामिल होते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। काफी बेसिक क्वेश्चन है 17, पर इसके एक्स्ट्रा फैक्ट जो है काफी दमदार है। नंदा देवी राज यात्रा बड़ी में सबसे आगे चलने वाला खाडू कितने सिंगों वाला होता है? ऑप्शन नंबर ए है 2 सिंग वाला, ऑप्शन नंबर बी है 3 सिंग वाला, ऑप्शन नंबर सी है 4 सिंग वाला, ऑप्शन नंबर डी है बिना सिंग वाला। तो दोस्तों आपने सुना ही होगा कि नंदा देवी राज यात्रा में जो खाडू होता है वो चौसिंगिया यानी कि 4 सिंगों वाला मेंढा या खाडू होता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो है सी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो नंदा देवी राज यात्रा में छतौली होती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छतौली का निर्माण किस से किया जाता है, तो आपको याद रखना है छतौली का निर्माण जो है रिंगाल से किया जाता है। और दोस्तों सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 20वीं सदी की पहली नंदा राज यात्रा किस वर्ष हुई थी, तो आपको याद रखना है 20वीं सदी की पहली नंद राज यात्रा जो है 1905 को हुई थी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको पहले ही सर्कल कर देना है कि आपको इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है झलताल, चमोली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी है विराही ताल, चमोली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी है बैनीताल, चमोली में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी है नचिकेता ताल, चमोली में स्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो है डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इसका सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों नचिकेता ताल आपको मैंने पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि नचिकेता ताल जो है उत्तरकाशी में स्थित है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है, चमोली में स्थित अन्य तालों में ताराक ताल, सुख ताल, नरसिंह ताल, आदि मातृका ताल भी स्थित है। ऊपर भी मैंने आपको कई सारे ताल बताए हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चमोली के किस स्थान पर सिक्किम जैसे सेब एवं चाय का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए है जोशीमठ, ऑप्शन नंबर बी है ग्वालधाम, ऑप्शन नंबर सी है गोपेश्वर, ऑप्शन नंबर डी है पोखरी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्वालधाम। ग्वालधाम जो है दोस्तों सिक्किम के जैसे सेबों
और चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है ग्वालदाम जो है चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित है। और दोस्तों ग्वालदाम जो है प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण क्षेत्र है। आपको याद रखना है कि आपको यदि पूछा जाए कि ग्वालदाम निम्न में से किसकी सीमा पर स्थित है और आपको ऑप्शन नीचे दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना है ग्वालदाम जो है चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित है। और दोस्तों गोचर जो है चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। और गोचर किस नदी के तट पे है, तो आपको याद रखना है गोचर अलकनंदा के नदी के तट पर है। और दोस्तों गोचर में जो है 1920 में लेडी विंकटन का गोचर आगमन हुआ था, जिसके बाद जो है गोचर हवाई अड्डे को राष्ट्र की पहचान मिली थी। और दोस्तों 1943 में कमिश्नर ब्रेंडी ने गोचर में औद्योगिक एवं विकास मेले की शुरुआत की थी। और दोस्तों ये विकास मेले की शुरुआत जो है दोस्तों जेएल नेहरू के आगमन पर कमिश्नर ब्रेंडी द्वारा की गई थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कथन ए है जोशीमठ को योशीमठ और कत्यूरू की राजधानी कहा जाता है। कारण आर है यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी है ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर डी है ए सही है लेकिन आर गलत है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कथन की व्याख्या कारण नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों कथन जो है स्वतंत्र हैं और एक दूसरे से इनका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट में है जोशीमठ में शहतूत के वृक्ष के नीचे आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण जो है आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। और दोस्तों थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है आदि गुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के पहले शंकराचार्य जो है त्रटकाचार्य हुए थे। इसके बाद दोस्तों मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं रखे हैं, क्योंकि अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बिना एक्स्ट्रा फैक्ट के पसंद आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और दोस्तों आपको अभी लग रहा होगा कि मेरी जबान थोड़ी सी फिसल रही है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं काफी देर से बोल रही हूँ और मेरा जो है गला जो है एकदम सूख गया है, इसलिए मेरी जबान जो है थोड़ी लड़खड़ा रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चमोली में छीनो झपटो आंदोलन 1998 का मुख्य नारा या उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है पेड़ों को बचाना। ऑप्शन नंबर बी है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना। ऑप्शन नंबर सी है बांध निर्माण रोकना। ऑप्शन नंबर डी है जड़ी बूटी संरक्षण। तो दोस्तों छीनो झपटो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन जो है ग्रामीणों को दिलाना था, क्योंकि ग्रामीण वहां से पशुओं के लिए चारा और ईंधन लकड़ी उनको प्राप्त होता था। इसलिए दोस्तों ग्रामीणों द्वारा नंदा देवी पार्क में उस समय अपने पशुओं को खुला छोड़ दिया गया था, यानी कि घुसपैठ उसमें करवाई गई थी, क्योंकि छीनो झपटो का ही मतलब है कि अपने वन अधिकारों को छींटा झपटी कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 है सूची फर्स्ट जिसमें दर्रे दिए गए हैं और सूची सेकंड जोड़ने वाले स्थान दिए गए हैं, उसे आपको सुमेलित करना है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगा सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। कालिंदी दर्रा जो है उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है और नीति दर्रा जो है चमोली व तिब्बत के मध्य है और बाराहोती चमोली व पिथौरागढ़ के मध्य है और सुंदर डूंगी चमोली और बागेश्वर के मध्य स्थित है। और दोस्तों इनमें से जो है सबसे ज्यादा मैं आपको बता देती हूँ सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है एक सुंदर डूंगी और दूसरा है कालिंदी दर्रा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। चमोली के खनिज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? याद रखना आपको पहले ही सर्कल कर देना है कि आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है टीन राज्य में केवल चमोली में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी है तांबा मोहन खाल और नागनाथ पोखरी में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है चूना पत्थर पीपल कोटी चमोली में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी है चमोली में सोने की खान पाई जाती है। तो दोस्तों आपको विकल्प मैंने कुछ ऐसे दिए थे, आप लगा सकते हैं इसका आंसर और सोच सकते हैं कि चमोली में सोने की खान तो इतनी बड़ी बड़ी है नहीं, वरना अगर सोने की खान चमोली में होती तो सबसे पहले मैं ही वहां चली जाती। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का जो है डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि
चमोली में सोने की खान तो कम से कम नहीं है। और दोस्तों बाकी इसके अलावा सारे ऑप्शन सही है और टीन जो है केवल चमोली में मिलता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। रमण उत्सव के पात्रों में बणिया बणियान नृत्य किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है पशुपालक और उसकी पत्नी पर। ऑप्शन नंबर बी है तिब्बती व्यापारियों पर। ऑप्शन नंबर सी है स्थानीय जमींदारों पर। ऑप्शन नंबर डी है देवताओं के युद्ध पर। तो दोस्तों मैंने इसको आपको पहले ही बता चुकी हूँ और उससे पहले भी मैंने आपको जब जनजातियां पढ़ाई थी या मेले उत्सव त्योहार पढ़ाई थी उसमें भी मैंने आपको ये बताया था। तो दोस्तों रमण में जो बणिया बणियान जो है वो तिब्बती दंपति हैं और उन्हीं पे आधारित ये नृत्य है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस प्रकार की सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ में यदि आप किसी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसमें भी जरूर शेयर कीजिएगा। इतना सपोर्ट मैं आपसे चाहती हूँ, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेड बैच में भी आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलेंगे, पर मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर रही हूँ और हमेशा ही फ्री प्रोवाइड करवाऊंगी, ये मेरा वादा है। और ये वादा मैंने आपसे पहले दिन ही करा था। और उसके बाद मैं भले ही आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, इतना मतलब चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए ये कंटिन्यू रख रही हूँ, क्योंकि मेरे 2-4 मेंबर ही ऐसे हैं कि जो अच्छे कमेंट करके या मेरी कुछ गलत बात होती है तो गलत बता देते हैं, सही होती है तो सही बता देते हैं। उन लोगों के लिए मैं ये सीरीज कंटिन्यू कर रही हूँ। तो दोस्तों आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और मेहनत करूँ। क्वेश्चन नंबर 25 है। कथन ए है गौना झील 1970 में स्वतः टूट गई थी। दोस्तों यहाँ पे गौरव हो रखा है पर ये गौना झील है। कारण आर है इस झील के टूटने से श्रीनगर को काफी क्षति पहुंची थी। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी है ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर डी है दोनों गलत है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपको इसको कैसे पढ़ना है कि गौना झील 1970 में स्वतः ही टूट गई थी, जिसके कारण या इसलिए क्योंकि इस झील के टूटने से श्रीनगर शहर में काफी क्षति हो गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।